हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य का जो 4th वंश है उसको कंप्लीट कर देंगे और फिर प्रशासन के बारे में देखेंगे, है ना। तो अरावुडी वंश जो अंतिम वंश है, इसके पहले हमने 3 वंश पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने संगम वंश कंप्लीट किया, उसके बाद सालुब वंश या सुलुब वंश कंप्लीट किया, उसके बाद हमने तुलुब वंश देखा ना। अरावुडी वंश अब 4th क्या है हमारा, अरावुडी वंश है, जो कि 1570 से लेके 1672 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। अरावुडी वंश का पूछेंगे कि अरावुडी वंश क्या है, तो विजयनगर साम्राज्य में अंतिम वंश, और जिसका टाइम पीरियड 1570 से लेके 1672 तक इनका टाइम पीरियड रहा। संस्थापक लिखना है हमको, संस्थापक तिरुमल था, और राजधानी लिखना है पेनुकोंटा। क्या है, पेनुकोंटा इनकी राजधानी रही है। और इसमें से 3 महत्वपूर्ण राजा थे, एक तो रंगद्वितीय, वेंकटद्वितीय और रंगतृतीय, है ना। तो इनके बारे में सिर्फ हमको 2 मार्क्स का ही पूछेंगे, जिसमें हमको क्या इनका टाइम पीरियड लिखना है, और सबसे पहले ये लिखना है कि जो रंगद्वितीय है वो किस वंश से संबंधित है, अराविडु वंश से संबंधित है ना। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इनका टाइम पीरियड 1572 से 1585 रहा है। और अगर राजधानी देखें तो पेनुकोंटा से इन्होंने राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित की थी, तो चंद्रगिरी में इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की थी, है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ लिख देंगे, है ना। दो फैक्चुअल चीज़ें हो गई, 3 हो गई कि अरावुडी वंश से संबंधित टाइम पीरियड 1572 से 1585, और राजधानी पेनुकोंटा से लेके पेनुकोंटा से स्थानांतरित करके चंद्रगिरी की, है ना। इसके बाद हम देखेंगे वेंकटद्वितीय। वेंकटद्वितीय का भी 2 मार्क्स में ही आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे वेंकटद्वितीय अरावुडी वंश से संबंधित, और टाइम पीरियड 1586 से लेके 1614 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। और इन्होंने क्या नए राज मैसूर की स्थापना की, किसके द्वारा, वेंकटद्वितीय के द्वारा। इसके बाद आएगा रंगतृतीय। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1614 से लेकर 1650। इनके बारे में भी हम यही लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के अरावुडी वंश से संबंधित टाइम पीरियड 1614 से लेकर 1650 तक, और अंतिम अरावुडी वंश के अंतिम राजा, है ना। बस हमको ये 3 फैक्चुअल डाटा लिखना है और हमारा 2 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो विजयनगर साम्राज्य की ओवरऑल, विजयनगर साम्राज्य में हमारा संगम वंश भी आ जाएगा, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरावुडी वंश, है ना। तो ये चारों वंश की क्या हमको सामाजिक दशा देखना है। तो क्या क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की क्या सामाजिक दशा के बारे में विस्तार से समझाइए या उल्लेख कीजिए, है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जैसे हम सीक्वेंस में लिखते हैं, प्राचीन भारत में भी हमने सामाजिक दशा में पढ़ा था। सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं कि कितने वर्ण थे, और स्त्रियों की दशा देखते हैं कि स्त्रियों की दशा कैसी थी, मनोरंजन कैसा था, शिक्षा कैसी थी, है ना। तो इनके बारे में देखते हैं ना। वर्ण व्यवस्था में हम देखेंगे कि मुख्य रूप से अगर हम उत्तर भारत में देखें तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो गया हमारा, क्षत्रिय हो गया ना, वैश्य हो गया और शूद्र, है ना। तो ये 4 वर्णों के बारे में हम देखते हैं। ये हम कब से पढ़ना है, ये हम उत्तर वैदिक काल से इसकी स्थापना हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल से देख रहे हैं। और जो ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल में हमको क्या जन्म के आधार पर थी, और उत्तर भारत में हमने क्या देखना था, इसको कर्म के ये पहले क्या थी, कर्म के आधार पे थी, उसके बाद फिर जन्म के आधार पर हो गई उत्तर वैदिक काल से। तो हम देखेंगे दक्षिण भारत में सामाजिक दशा में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी, उत्तर भारत के विपरीत क्या था, उत्तर भारत के विपरीत दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, मांस मदिरा आदि का क्या सेवन करते थे। अगर हम देखें तो उत्तर भारत के जो ब्राह्मण, वो उस समय की स्थिति बता रही हूँ, आज का कुछ हम इसको लेकर नहीं चलेंगे। ब्राह्मण क्या थे कि उत्तर भारत के जो ब्राह्मण थे वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। उसी प्रकार जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण से विपरीत थे, वो मांस मदिरा आदि का क्या करते थे, सेवन करते थे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा कौन सा वर्ण था, चेट्टी या सेट्टी। क्या था, चेट्टी या सेट्टी बोलते हैं, जो कि व्यापार इन्हीं के हाथों में था। अगर हम देखें तो अगर उत्तर भारत में, अगर हमने प्राचीन भारत में देखा ये,
तो हमने इनको क्या बोला था, वैश्य बोला था, है ना, जो कि व्यापार इनके हाथों में था। और अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में इसी का नाम क्या हो गया, चेट्टी और सेट्टी हो गया, है ना। और वीर पंचाल ये चेट्टियों के समकालीन थे, मतलब ये भी क्या थे, व्यापार ही करते थे, है ना। इसके बाद बड़वा वर्ग उत्तर भारत से क्या दक्षिण भारत में आके बसे थे, जिसको क्या बोलते हैं, बड़वा वर्ग। और निम्न वर्ष में जो कि क्या कार्य करते थे, जो कि डोबर बाजीगरी है ना का वो कार्य करते थे। उसके बाद हम दास प्रथा देखेंगे, पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही दास थे, है ना। तो क्या देखा हमने, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण देखे, चेट्टी और सेट्टी देखे, वीर पंचाल, बड़वा वर्ग और निम्न वर्ग और दास प्रथा के बारे में देखा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो स्त्रियों की दशा क्या थी, निम्न थी दक्षिण भारत में, परंतु दक्षिण भारत की जो उत्तर भारत की तुलना में, उत्तर भारत की तुलना में क्या थी, अच्छी थी। उत्तर भारत की तुलना में जो स्त्रियों की दशा थी अच्छी थी। हमने क्या देखा था प्राचीन भारत में कि स्त्रियों की दशा में गिरावट कहाँ से देखने को मिली हमको, मुख्य रूप से मौर्य काल से देखने को मिली, है ना। और जैसे जैसे मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है और गुप्तोत्तर काल, इसमें क्या स्त्रियों की दशा में क्या और गिरावट आने लगी। जैसे हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में भी क्या स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, जिसमें उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था और समान अधिकार प्राप्त है ना। इसके बाद क्या है कि इनको क्या जो स्त्रियों को क्या अंगरक्षिका के रूप में भी पदस्थ करने लगे, है ना। और दक्षिण भारत में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी और सती प्रथा भी प्रचलित थी, है ना। और बहुत समय तक सती प्रथा रही है और आज़ादी के बाद भी रही है ना। कुछ कुछ जगह पे, है ना, वो तो समय देखने को ही मिलता है ना। तो परंतु वर्तमान में बिल्कुल नहीं है ना। इसके बाद हम देखेंगे मनोरंजन कैसा था। तो बोमनाट जो कि एक छाया नाटक था। क्या होता था, दक्षिण भारत में प्रमुख मनोरंजन के क्या थे, बोमनाट हुआ करते थे, जो कि क्या एक छाया नाटक था। कुश्ती जो कि पुरुष और महिला समान रूप से करते थे, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे घुड़सवार है ना, ये मनोरंजन के साधन थे, है ना। इसके बाद अगर हम शिक्षा देखें तो शिक्षा का कोई विभाग नहीं था। शिक्षा किस प्रकार से वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से इस प्रकार से प्राप्त की जाती थी, है ना। तो आज के लेक्चर में सामाजिक दशा हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें वर्ण व्यवस्था देखी हमने, शिक्षा देखी, मनोरंजन के साधन देख लिए और स्त्रियों की दशा। तो हमने क्या क्या पढ़ा ये देख लेते हैं हम। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, तुलुक वंश और शालुक वंश, तुलुक वंश और अरावुड वंश। आज के लेक्चर में अरावुड वंश कंप्लीट हो गया है। 1570 से 1672 ईस्वी। संस्थापक देख लिए, राजधानी देख ली, रंग द्वितीय के बारे में पढ़ लिया, 2 मार्क्स का देख लिया इसका। वेंकट द्वितीय देख लिया, इनके बारे में हमने 2 मार्क्स में देख लिया। और रंग द्वितीय जो कि अंतिम राजा थे कौन से, अरावुडी वंश से। इसमें इसके बाद हमने सामाजिक दशा देखी, जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, चेट्टी और सेट्टी, वीर पंचाल, बड़वा वंश, निम्न वंश और दास प्रथा के बारे में पढ़ा, है ना। और स्त्रियों की दशा देखी, मनोरंजन के साधन क्या क्या थे और दशा क्या थी। और इसमें हम देखेंगे भोजन भी देख सकते थे, है ना। भोजन के बारे में अलग टॉपिक लिख सकते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन हुआ करते थे ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का ओवरऑल, जिसमें संगम वंश, तुलुक वंश और अरावली वंश का क्या आ जाएगा, प्रशासन आ जाएगा, जिसमें हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन और जो भी भूमि के प्रकार है, भू राजस्व व्यवस्था, ये हम क्या देखेंगे, राजनीतिक दशा में देखेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और इसी में हम सिक्कों के बारे में भी देख लेंगे। तो बस हमको विजयनगर साम्राज्य में इतनी चीज़ें देखना है, राजनीतिक दशा और सामाजिक दशा में, जिसमें हमारे सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम 2 मार्क्स में भी अगर अलग से दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं, 7 मार्क्स में भी इसको लिख सकते हैं और 11 मार्क्स में भी इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं।